आपको पता है कि जब भी प्लैनेट एस्पेक्ट करता है, क्या मतलब होता है एस्पेक्ट का? मून इज एस्पेक्टिंग जुपिटर, व्हाट इज हैपनिंग? आपने कहा मून वहां बैठा है, मून देख रहा है, वो रिजल्ट दे देगा? नहीं। मून कहां पर बैठा हुआ है इसको देखिए, किस हाउस में बैठा हुआ है उसको देखिए, किसके साथ में कंजंक्ट होकर बैठा हुआ है उसको देखिए। उसके बेसिस के ऊपर मून विल एक्वायर सम क्वालिटीज based on the sign where he is placed in, based on the house where moon is placed in, based on with whom it is conjunct with. तो वो मून जो है अपनी प्रॉपर्टीज को एक्वायर करेगा इसके बेसिस के ऊपर। तो जो भी इसने एक्वायर करी है इसको बोलिएगा आप अर्नड इनकम, ये मून की इनकम हो गई। जब ये मून एस्पेक्ट करेगा जुपिटर को तो ये इनकम जो है ट्रांसफर कर देगा जुपिटर को, दैट मीन्स दैट इनकम विल बी स्पेंड बाय जुपिटर। ठीक है, तो यानी कि जो प्लैनेट जिसको देखेगा, जिस प्लैनेट को देख रहा है, देखने वाले प्लैनेट को अपनी सारी की सारी अर्नड इनकम को डिलीवर कर देगा, अपनी सिग्निफिकेशंस भी देगा, अपनी प्रॉपर्टीज भी देगा, जो कुछ उसने अर्न किया है अपने प्लेसमेंट के बेसिस के ऊपर। वो सिग्निफिकेशंस देखने के लिए आप देखेंगे कि एस्पेक्ट जो हो रही है वो फ्रेंडली प्लैनेट्स की हो रही है या एनिमी प्लैनेट्स की हो रही है। अगर मैलेफिक प्लैनेट एस्पेक्ट कर रहा है तो वो क्या करेगा, उसके पास तो मैलेफिक नेचर है, तो वो मैलिफिकेशंस को ट्रांसमिट कर देगा दूसरे प्लेनेट के ऊपर एंड वहां पे स्पॉइल करेगा। जैसे राहु, राहु कंजंक्ट था तो राहु के कंजंक्शन ने ऑब्स्टिकल्स दी, ऐसे करके आप देखते हैं। जब भी हम प्लेनेट के एस्पेक्ट की बात करते हैं, जब भी प्लेनेट एस्पेक्ट करेगा सो दोस प्लेनेट विल इन्फ्लुएंस देयर सिग्निफिकेशंस एंड द फंक्शंस ऑफ द भावा। कहां पे करेंगे ये इन्फ्लुएंस? टू द साइंस एंड प्लैनेट्स। व्हेन प्लैनेट एस्पेक्ट्स it will deliver its earned income to the planets and signs being aspected by it. ये फार्मूला अपने दिमाग में बिठा लो अच्छी तरह से। और डिलीवर्ड इनकम जो होगी दैट विल बी स्पेंड बाय अदर प्लैनेट्स एंड साइंस। तो प्लैनेट शेयर करेगा अपनी वेलनेस को, सोरोनेस को, अपने वर्क को, अपने सिग्निफिकेशंस को, अपनी फीलिंग्स को, अपने फंक्शंस को, अपने भाव की प्रॉपर्टीज को वाया इट्स एस्पेक्ट। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं और ये आपको समझना बहुत जरूरी है। प्लैनेट ए इज एस्पेक्टिंग प्लैनेट बी। सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने बोला मून इज एस्पेक्टिंग जुपिटर, आपने कहा ओके, ये समझ में आ गया आपको फॉर्मूला। व्हाट हैपन इफ मून इज कंजंक्ट विद अनदर प्लैनेट एंड द कंजंक्शन इज एस्पेक्टिंग प्लैनेट सी। अब इसमें डिग्रीज आ जाती हैं बीच में। तो जो प्लैनेट लोअर डिग्री पे बैठा हुआ है, लोअर डिग्री प्लैनेट विल इन्फ्लुएंस द हायर डिग्री प्लैनेट। हायर डिग्री प्लैनेट लोअर डिग्री से वो सारी प्रॉपर्टीज ले करके क्या करेगा, ट्रांसमिट कर देगा टू द प्लैनेट इट इज एस्पेक्टिंग। ठीक है, उसको डिलीवर करेगा। तो दैट मीन्स जो डिलीवरी होगी उसमें प्लैनेट ए और प्लैनेट बी दोनों की प्रॉपर्टीज आएंगी अब। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन जो है सिग्निफिकेशंस ऑफ प्लैनेट बी, सिग्निफिकेशंस ऑफ भावा वेयर इट इज पोजिटेड इन, वो दोनों की दोनों मर्ज होने के बाद में दोनों प्लैनेट की प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन दी डिग्रीज वो ट्रांसमिट कर देगा उसको। अब एक तीसरा एग्जांपल लेके चलते हैं, उसमें क्या हो रहा है कि प्लैनेट ए इज एस्पेक्टिंग प्लैनेट बी, प्लैनेट बी इज एस्पेक्टिंग प्लैनेट सी। तब क्या होगा? then in this case you can treat it as if planet A plus planet B is aspecting planet C। यानी कि फिर आप A और B को कंजंक्ट लेके चल सकते हैं, यानी कि B will acquire all the properties of planet A and will pass it on to C। ठीक है, तो जब वो C को पास ऑन करेगा तो उसमें A की भी प्रॉपर्टी और B की भी प्रॉपर्टीज मिलेंगी। तो दैट मीन्स यू कैन कंसिडर इट एज प्लैनेट A प्लस बी जॉइंटली कंजॉइंड होकर वो एस्पेक्ट कर रहे हैं प्लैनेट C को। तो यहाँ पे आप A और B का कंजंक्शन लेके चल सकते हैं। यही इसकी खासियत है कि हमारे जो हैं, जो नाड़ी के प्रिंसिपल्स हैं, वो हमारे बेसिक एस्ट्रोलॉजी को ट्विस्ट करते हैं, उसका ट्विस्टिंग है, लेकिन उसके बाद रिजल्ट्स भी निकाल के देते हैं, ये बहुत प्यारे निकाल के देते हैं। देखिए, अब एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, और सैटर्न एंड सन दे आर कंजंक्ट टुगेदर इन द 9th हाउस। देख रहे हैं ना आप, आपको पास में मेरा चार्ट दिख रहा है ना ये? तो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि सन एंड सैटर्न दे आर कंजॉइंट टुगेदर इन द 9th हाउस इन द सजिटेरियस साइन एंड बोथ ऑफ देम आर एस्पेक्टिंग टू द 3rd हाउस। यहाँ पे आप क्या देखोगे कि 3rd हाउस में जो एस्पेक्ट पड़ रही है सन और सैटर्न की,
इनकी कंजॉइंड प्रॉपर्टीज वो ट्रांसमिट होंगी थर्ड में, यानी कि सन और सैटर्न की जो कंबाइंड रेज हैं वो वहां पे ट्रांसमिट होंगी। अब जैसे दूसरा एग्जांपल हमने लिया था कि मार्स की बात कर रहे हैं, मार्स इज आस्पेक्टिंग जुपिटर। तो जब अगर मार्स जुपिटर को देख रहा है तो कौन सी आस्पेक्ट है उसकी, 8th आस्पेक्ट आ रही है जुपिटर के ऊपर, ठीक है। मार्स इज नोन फॉर क्विक एक्शंस, इसमें एजिलिटी है, हाई एनर्जी है मार्स के पास में। मार्स जो है जुपिटर के कंपैरिजन में फास्ट मूविंग प्लैनेट है। जुपिटर इज द लार्जर प्लैनेट, आउटर वर्ल्ड का प्लैनेट है। जुपिटर स्लो मूविंग प्लैनेट है कंपेयर टू मार्स। जुपिटर आस्पेक्ट हो रहा है मार्स के द्वारा। अब जुपिटर की जो आस्पेक्ट हो रही है, जुपिटर की आस्पेक्ट कहां पे जा रही है, सेकंड हाउस पे, फोर्थ हाउस पे, सिक्स्थ हाउस के ऊपर। तो इन तीनों आस्पेक्ट में जुपिटर क्या ट्रांसमिट करेगा, जुपिटर विल ट्रांसमिट कॉम्बिनेशन ऑफ रेपिडनेस, एजिलिटी एंड विजडम। तो यानी कि मार्स की प्रॉपर्टी ले ली उसने, एजिलिटी की, रैपिडनेस ले ली मार्स से, और विजडम अपना ऐड कर दिया, और उसको और ट्रांसमिट कर रहा है सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ में। तो अब जो है जुपिटर के पास में नॉलेजेबल आ गई है, तो यानी कि स्पीड के साथ साथ नॉलेज भी है। दैट मीन्स अब जुपिटर को पता है कि कहाँ पे पॉज करना है स्पीड को और कहाँ पे फास्ट स्पीड से काम करना है। विजडम उसके पास में है। आपने देखा कि मार्स ने जो चीज ट्रांसमिट करी थी जुपिटर को, जुपिटर ने वही प्रॉपर्टी एक्वायर करके अपनी आस्पेक्ट में उसको ट्रांसमिट भी कर दिया। 2, 4, 6 में अगर जुपिटर के प्लैनेट्स बैठे हुए हैं कोई वहां पे, तो वो जो है जुपिटर की और मार्स की कंबाइंड प्रॉपर्टीज को अपने अंदर ले लेंगे, एंड यू कैन प्रेडिक्ट बेस्ड ऑन दैट। ठीक है, तो आपने क्या देखा इसमें, आप ये देख रहे हैं कि देयर वुड बी चेंजेस इन इंडिविजुअल नेचर, इंडिविजुअल क्वालिटी एंड एक्टिविटीज ऑफ द प्लैनेट व्हेन कंजंक्ट और आस्पेक्टेड बाय अनदर प्लैनेट। एक एग्जांपल बताता हूं आपको मैं, ठीक है, देख रहे हैं आप ये। सो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा था कि कैसे जो है जुपिटर ने मार्स की प्रॉपर्टीज को एक्वायर किया, और एक्वायर करने के बाद में ट्रांसमिट कर दिया जहां पे जुपिटर की आस्पेक्ट जा रही थी। तो एक एग्जांपल मैंने आपके लिए तैयार किया है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने क्या दिया, अगर नेटल प्लैनेट जिसकी हम बात कर रहे हैं, नेटल प्लैनेट की, कंसीडर करिए उसको लीडर, तो रिप्रेजेंटेशन जो है ट्रांजिट में कैसा होगा। अब जैसे आस्पेक्ट ऑफ मार्स है, अगर आस्पेक्ट ऑफ मार्स जो है कंजंक्ट हो रही है जुपिटर के साथ में, आस्पेक्ट ऑफ मार्स व्हेन इट इज कंजंक्ट विद जुपिटर और सैटर्न और सन, वो किस तरह से रूल करेगी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, उसको समझिए। पहला एग्जांपल लेते हैं, मार्स इज आस्पेक्टिंग जुपिटर, क्या होगा, विजडम ऑफ जुपिटर विल बी एक्सपोज्ड, एक्टिविटी ऑफ मार्स विल कंटेन द क्वालिटी ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, जुपिटर मिनिस्टर है, तो वो क्वालिटी जो है मार्स के अंदर आ जाएगी। एक्टिविटी किसकी रहेंगी, मार्स की रहेंगी, क्वालिटी आ गई मिनिस्टर की। अब सैटर्न के पास अगर आस्पेक्ट कर रहा है तो सैटर्न इज ए लेजी प्लैनेट, तो अब सैटर्न की लेजीनेस को एक्सपोज कर देगा मार्स, यानी कि एक्टिविटी ऑफ मार्स विल कंटेन द क्वालिटी ऑफ लेबर, लेबर बन जाएगा क्योंकि सैटर्न लेबर है, धीमे धीमे काम करती है, अपना लेबर बन के काम करेगा वो। लेकिन मार्स अगर सन को आस्पेक्ट कर रहा है तो सन क्या है, रॉयल प्लैनेट है, तो अब क्या करेगा मार्स जो है, एक्टिविटी ऑफ मार्स कैसी होंगी, दैट विल कंटेन द क्वालिटी ऑफ ए किंग, रॉयल प्लैनेट है बिकॉज सन, तो सन की क्वालिटी को एक्सपोज करेगा वो। तो ये चीजें जो है प्लैनेट की उसकी ओन प्रॉपर्टी, उसकी ओन सिग्निफिकेशंस के बेसिस के ऊपर आपकी चेंज होती रहती है। एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ये जो आपका एक चार्ट बना हुआ है यहाँ पे, दिख रहा है आपको, हाँ सो विजिबल है, हाँ विजिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जुपिटर एंड सन दे आर कंजॉइंड इन द सेकंड हाउस, बोथ ऑफ देम आर आस्पेक्टिंग मार्स, और 10th हाउस में ट्रांजिट मून है, तो ट्रांजिट मून किसको आस्पेक्ट कर रहा है, इज आस्पेक्टिंग मार्स। तो मैंने यहाँ पे आपको ट्रांजिट को भी मैंने आपको बताने की कोशिश करी है, एक एग्जांपल लिया है ट्रांजिट मून के साथ में। जुपिटर सैटर्न मार्स ये नेटल चार्ट है, और नेटल मार्स के ऊपर ट्रांजिट मून का एस्पेक्ट हो रहा है। अब देखिए किस तरह से इसको हम रीड करेंगे। कोई व्यक्ति होगा तो क्या बोलेंगे कि कुछ ना कुछ गुड इवेंट्स आपकी इस पीरियड में होंगी, क्या होंगी, कि यू विल अर्न गुड प्रॉफिट्स थ्रू लार्ज स्केल इंडस्ट्री। मार्स क्या रिप्रेजेंट करता है, हाउस को रिप्रेजेंट करता है, भूमि को, जमीन को रिप्रेजेंट करता है, लैंडेड प्रॉपर्टी को। सैटर्न बिल्डिंग को रिप्रेजेंट करता है।
तो बिग हाउस या लैंडेड प्रॉपर्टी को परचेज करवा सकता है इस समय सैटर्न जुपिटर के साथ कंजंक्ट होकर यहाँ पे। ठीक है, कैसे परचेज करेगा वो? थ्रू द एम्प्लॉयमेंट और थ्रू द बिजनेस, बिकॉज ट्रांजिट में मून कैप्रिकॉर्न साइन में 10th हाउस में बैठा हुआ है, वही मार्स को एस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, या तो ये इंसान परचेज कर सकता है प्रॉपर्टी को, लैंडेड प्रॉपर्टी या फिर बिग हाउस को, या फिर ये भी हो सकता है क्योंकि मून बिजनेस हाउस में बैठा हुआ है यानी कि प्रोफेशनल हाउस में बैठा हुआ है, हो सकता है कि कोई कंपनी इसको रहने के लिए मकान ही दे दे। ठीक है, यानी कि इसको जो है कंपनी से रहने के लिए अकोमोडेशन मिल जाएगी एंड दैट अकोमोडेशन वुड बी अ बिग हाउस। उसके साथ में जमीन भी होगी, लैंडेड प्रॉपर्टी होगी वो, क्योंकि यहाँ पे सैटर्न का एस्पेक्ट आ रहा है। सैटर्न जो है 10th हाउस का लॉर्ड बनकर बैठा है जुपिटर के साथ में। ठीक है, और मून की एस्पेक्ट आ रही है यहाँ पे, तो आप क्या बोल सकते हैं कि परचेजिंग ऑफ ए बिग हाउस लैंडेड प्रॉपर्टी थ्रू एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस, और या एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस से आपको एक रहने के लिए घर मिल सकता है। अब देखिए एस्पेक्ट ऑफ मार्स क्या मिलेगा आपको। एस्पेक्ट ऑफ मार्स विल हैव ए कॉम्बिनेशन ऑफ नेचर ऑफ मार्स इटसेल्फ, तो मार्स की नेचर मिलेगी, एजिलिटी मिलेगी, एक्शन ओरिएंटेशन मिलेगा, लैंडेड प्रॉपर्टी मिलेगी, साथ ही साथ मार्स विल एग्जिबिट द नेचर ऑफ जुपिटर एंड सैटर्न ऑल्सो। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो 3 लॉर्डशिप भावाज हैं जुपिटर, सैटर्न और मार्स के, कंबाइंड इफेक्ट देंगे आपको। 4th हाउस इन्वॉल्व हो रहा है, 2nd हाउस इन्वॉल्व हो रहा है, 9th हाउस इन्वॉल्व हो रहा है फॉर्चून का, 11th हाउस इन्वॉल्व हो रहा है फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का, परचेजिंग ऑफ समथिंग, एंड 12th हाउस ऑल्सो इन्वॉल्व हो रहा है। यानी कि बजाय इसके कि उसको कहीं से प्रॉपर्टी कंपनी दे दे, अगर कंपनी भी दे रही है तो ये कंपनी से परचेज कर लेगा। क्यों कर लेगा? बिकॉज जुपिटर के वजह से उसका 12th हाउस भी इन्वॉल्व हो रहा है, यानी कि ही विल स्पेंड द मनी। ठीक है, जुपिटर कहाँ बैठा है? वेल्थ हाउस में बैठा हुआ है, तो वेल्थ में बैठा हुआ है, 12th को रूल कर रहा है, तो आप बोलेंगे कि वो मनी को स्पेंड करेगा। और वो जो मनी को स्पेंड करेगा कहाँ पे स्पेंड करेगा? जुपिटर इज एस्पेक्टिंग मार्स, प्रॉपर्टी के परचेज पे स्पेंड करेगा। ठीक है, सैटर्न रूल कर रहे हैं 10th हाउस को और 11th हाउस को। ठीक है, 11th हाउस शोज फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर। ठीक है, परचेज ऑफ प्रॉपर्टी जब हो रही है तो डिजायर फुलफिल हो रही है उसकी। 10th हाउस सैटर्न जो है 10th हाउस में मून को इन्फ्लुएंस करेगा। मून ट्रांजिट मून है, ट्रांजिट मून कहाँ जा रहा है, कहाँ देख रहा है? अपने ओन हाउस को देख रहा है, घर को देख रहा है। ठीक है, तो घर को लेके आएगा, घर को दिलाएगा। ठीक है, तो आपने इस तरह से इसकी चीजों को देख सकते हैं। ये जो चार्ट है, सन जो है एग्जॉल्टेड है, लग्न में बैठा हुआ है, मार्स भी एग्जॉल्टेड है 10th हाउस में, मून डेबिलिटेटेड है 8th हाउस में, स्कॉर्पियो साइन है, और ट्रांजिट मून एग्जॉल्टेड है 2nd हाउस में। ठीक है, अब जरा इस चार्ट को देखो, एनालाइज करते हैं, आपको सब चीजें बिल्कुल क्लियर मिलेंगी। और हम क्या एनालाइज कर रहे हैं इसमें? पेरेंट्स के बारे में एनालाइज कर रहे हैं। लेट्स एनालाइज द कंडीशन ऑफ पेरेंट्स फ्रॉम दिस चार्ट। तो आप सबसे पहले देखिए कारकत्वास को। पेरेंट्स की बात करते हैं तो सन इज द सिग्निफिकेटर ऑफ फादर, मून इज द सिग्निफिकेटर ऑफ मदर, वीनस और मरकरी ये क्या दिखाते हैं? गर्ल्स को दिखाते हैं, फीमेल्स को दिखाते हैं। सैटर्न क्या दिखाता है? चाचा को, अंकल को, ऑल फादरली फिगर्स। और लॉर्ड ऑफ द साइन, जहां पर सन एंड मून आर पोजिटेड, जहां पे सूर्य और चंद्रमा बैठे हुए हैं जिन साइंस में, वो क्या इंडिकेट करेंगे? दोज विल इंडिकेट द सिचुएशन ऑफ द पेरेंट्स, कि पेरेंट्स की क्या स्थिति है, उसकी सिचुएशन कैसी है। इसके अलावा जो भाव होंगे, फोर्थ भाव किसको रिप्रेजेंट करता है? मदर को। 9th भाव किसको रिप्रेजेंट करता है? फादर को। तो भावा का जो लॉर्ड्स होंगे वो इंडिकेट करेंगे उनकी एक्टिविटीज को, कि पेरेंट्स की एक्टिविटीज क्या हैं, कैसी हैं उनकी एक्टिविटी। अब इस चार्ट में सन जो है एरीज साइन में है, सन एक्सॉल्टेड हो गया, मून स्कॉर्पियो में है, डेबिलिटेटेड है। डिस्पोजिटर ऑफ सन कौन है? मार्स, एक्सॉल्टेड है, और सन हिमसेल्फ इज एक्सॉल्टेड, और मून का डिस्पोजिटर मार्स है, वो भी एक्सॉल्टेड है। अब हम इसकी बात करते हैं कि नेटल सन एरीज साइन में बैठा हुआ है, मून स्कॉर्पियो में है, डिस्पोजिटर भी दोनों के एक्सॉल्टेशन में बैठे हुए हैं। क्या इससे आपको समझ में आ रही है? दोनों के जो डिस्पोजिटर हैं दे आर सेम है, मंगल है दोनों का, और अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है।
तो आप क्या बोलेंगे कि दोनों के दोनों जो पेरेंट्स हैं यानी कि मदर एंड फादर दे आर रिजाइडिंग टुगेदर। पॉइंट नंबर 1। ठीक है, अलग नहीं है, ये दोनों दोनों एक साथ में बैठे हुए हैं क्योंकि दोनों का मार्स है। और दूसरी एक और बात करते हैं कि ये जो फादर एंड मदर हैं ये एक अच्छी लग्जरियस लाइफ भी जी रहे हैं। क्यों जी रहे हैं लग्जरियस लाइफ? क्योंकि दोनों ही प्लेनेट का जो डिस्पोजिटर है वो मार्स है जो कि एक्सॉल्टेड है। इसलिए ये दोनों ही लोग पेरेंट्स जो हैं दे आर लीडिंग अ लग्जरियस लाइफ। बेस यानी फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है। यूनिटी बिटवीन द पेरेंट्स विल बी कंप्लीटली मिसिंग। वाई? दे आर मेकिंग ए षडाष्टक योगा। 6-8 के कॉम्बिनेशन को बनाकर बैठे हैं। सूर्य से मून 8वें घर में है और मून से सूर्य 6ठे घर में है। दे विल ट्रीट देमसेल्व्स एज द एनिमी। दोनों के बीच में फाइट्स देखने को मिलेंगी, बीमारी देखने को मिलेगी और अनप्लीजेंट सिचुएशंस देखने को मिलेंगी डिस्पाइट ऑल लग्जरीज। Father will always be in the safer zone because father son is exalted. Mother affected है क्योंकि मून डेबिलिटेशन में है। एक्सॉल्टेड सन का जो डिस्पोजिटर है दैट इज मार्स, वो भी एक्सॉल्टेड है और मार्स की आस्पेक्ट पड़ रही है सन के ऊपर, तो फादर विल ऑलवेज बी प्रोटेक्टेड। मार्स की आस्पेक्ट आ रही है तो किसी भी तरीके की सिचुएशन होगी, कंफ्लिक्ट होंगे वाइफ के साथ में यानी मदर के साथ में, तो उसमें पिताजी की जीत होना निश्चित है। और क्योंकि मदर मून एफ्लिक्शन में है और मार्स की कोई प्रोटेक्शन भी नहीं आ रही है मून के ऊपर, तो क्या बोलेंगे आप कि मदर डिफेंसिव साइड में रहेंगी। ट्रांजिट मून टॉरस साइन में ट्रेवल कर रहा है और ट्रांजिट मून इज एस्पेक्टेड बाय द नेटल मून फ्रॉम द साइन ऑफ स्कॉर्पियो। तो इसका मतलब ये हो गया कि मदर विल अपीयर टू बी डिसऑनर्ड। बेइज्जती की बात आ रही है। 8th हाउस तो वैसे भी बेइज्जती का ही है, वहां पे डेबिलिटेटेड मून बैठा हुआ है तो बेइज्जती को दिखाता है। तो मदर की जो एक्टिविटीज होंगी बिकॉज ऑफ द डेबिलिटेशन ऑफ द नेटल मून वो डिसऑनर होगा, यानी माँ बार बार बेइज्जत होगी। ठीक है, बिकॉज ऑफ फादर और बिकॉज ऑफ एनीबडी एल्स, तो माँ की बेइज्जती बहुत होगी। फादर जो है अपनी एक्टिविटीज के लिए रिनाउंड हो जाएंगे। तो रिनाउंड क्यों होंगे? क्योंकि वो खुद भी एग्जॉल्टेड हैं और एग्जॉल्टेड डिस्पोजिटर उनको देख रहा है, सेव कर रहा है, तो वो रिनाउंड होंगे, वो नेम फेम रिकॉग्निशन प्राप्त करेंगे। जबकि मून खुद भी डेबिलिटेटेड है और एग्जॉल्टेड मार्स डेबिलिटेशन एस्पेक्ट डालता है 4th हाउस पे जो मून का हाउस है, तो मदर जो है अपनी एक्टिविटी के लिए डिसऑनर्ड हो जाएंगी। अब एग्जॉल्टेड मून क्योंकि ट्रांजिट में आया है 2nd हाउस के अंदर, तो क्या बोलेंगे आप कि मदर के जितनी भी एक्टिविटीज हैं उसको बेइज्जती जरूर हो रही है, लेकिन मदर की एक्टिविटीज खराब नहीं है। शी इज ए पायस लेडी, वो गलत औरत नहीं है, भले ही उसकी बेइज्जती हो रही है। दूसरी बात है क्योंकि दोनों का डिस्पोजिटर एक ही है, तो आप एक बात और भी बोल सकते हैं कि मदर एंड फादर दे आर लिविंग टुगेदर, दे विल ऑलवेज बी लिविंग टुगेदर। क्योंकि नेटल चार्ट के अंदर ये कॉम्बिनेशन आया है, तो इसका मतलब दे कैन नॉट गेट सेपरेटेड, दे कैन नॉट गेट डाइवोर्स एट ऑल। ये जो कैप्रिकॉर्न साइन में मार्स बैठा हुआ है, अगर नक्षत्र की बात करें तो ये मून के नक्षत्र में बैठा हुआ था और नेटल सन को देख रहा था। तो मदर जो है हमेशा अपने पति के ऊपर देखते हुए चलेंगी, उन पर डिपेंडेंट रहेंगी। तो आप ऐसा बता सकते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, देन वी विल पॉज फॉर टुडे। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं जिसमें तुला लग्न है, जुपिटर मार्स 12th हाउस में है, केतु 3rd में है, सैटर्न 5th हाउस में है, मून 6th हाउस में है। ट्रांजिट मार्स एंड मून दे आर टुगेदर इन द 7th हाउस। इस कंजंक्शन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन गलत करनी चाहिए एनालिसिस के लिए। तो नेटिव जो है लिब्रा असेंडेंट है, ट्रांजिट मून ट्रेवल कर रहा है साइन ऑफ एरीज, ट्रांजिट मून एस्पेक्ट हो रहा है नेटल सैटर्न से फ्रॉम द साइन ऑफ एक्वेरियस। ठीक है, पहले फैक्ट जुड़ा लेते हैं फिर उसके बाद बताऊंगा क्या हो रहा है। ट्रांजिट मून को एस्पेक्ट कर रहा है मार्स, 8th एस्पेक्ट ट्रांजिट मून के ऊपर आ रही है। दूसरी बात है कि ट्रांजिट मून मार्स के ही साइन के ऊपर ट्रांजिट कर रहा है और मार्स जुपिटर के साथ कंजंक्ट है, नेटल मार्स नेटल जुपिटर के साथ कंजंक्ट है। इतनी चीज आपने ऑब्जर्व कर ली फ्रॉम दिस चार्ट। आपने क्या नोट करा कि ट्रांजिट मून को कौन से ऐसे प्लैनेट हैं जो एस्पेक्ट कर रहे हैं इस समय? 2 प्लैनेट एस्पेक्ट कर रहे हैं, नेटल मार्स और नेटल सैटर्न। तो ट्रांजिट मून को जब भी कोई भी प्लैनेट अगर एस्पेक्ट करेगा तो आप आंख बंद करके बोलेंगी कि भाई साहब आपके दिमाग में क्या चल रहा है,
आप किस लिए मुझसे मिलने आए हैं, क्या क्वेश्चन आप अपने दिमाग में लेके आए हैं, आप उसके दिमाग को रीड करके उसका क्वेश्चन बोलने से पहले बोल दोगी। अब मान लीजिए ये व्यक्ति आपके पास में आया है, आपने चार्ट बनाया, कुंडली बनाई उसकी, मून की ट्रांजिट देख ली आपने कहाँ पे है, क्या बोलेंगे आप इस कंडीशन के अंदर कि भाई साहब आप मेरे पास में आए हैं, 2 क्वेरीज लेके आए हैं आप मेरे पास में, या तो आप शादी के लिए मेरे से बात करना चाहते हैं या फिर बिजनेस के बारे में। ठीक है, तो आप मेरे पास 2 क्वेरीज लेकर आए हैं, आपको जवाब मिलेगा हाँ यस मैम। आपको कैसे पता लगा? चमत्कार है, भगवान जी ने भी टेलीफोन किया था मुझे। एग्जैक्टली डिट्टो यही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ट्रांजिट मून का ये खासियत है। तो नेटल मार्स ने एस्पेक्ट किया ट्रांजिट मून को, मार्स क्या दिखाता है? प्रॉपर्टी को दिखाता है। तो यानी कि क्वेश्चन प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी हो सकता है, बिकॉज सैटर्न इज ऑल्सो एस्पेक्टिंग ट्रांजिट मून। तो सैटर्न क्या दिखाता है? ओल्ड, यानी कि कोई ना कोई ओल्ड प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का क्वेश्चन हो सकता है, या फिर शादी का हो सकता है। अब आपने कहा था कि कोई नौकरी का हो सकता है क्वेश्चन, मैडम यहाँ पे नौकरी का क्वेश्चन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 10th हाउस का इन्वॉल्वमेंट नहीं आ रहा है। अब देखिए हमारे को क्या करना है, अगर हमें एनालिसिस करनी है, कुछ बताना है, क्वेश्चंस तो हमने बताए, क्वेश्चंस भी बताएंगे थोड़ा सा, और हम उसके रिजल्ट्स भी बताएंगे क्या निकलेंगे इसके लिए। 2 प्लेनेट हमने देखे, तो इनके लॉर्डशिप भावास को एनालाइज करना पड़ेगा प्रेडिक्शन करने के लिए। जो भी आंसर्स होंगे, द आंसर्स विल बी इंडिकेटेड बाय द कंडीशन ऑफ ट्रांजिट मार्स। क्यों? बिकॉज ट्रांजिट मून मार्स के घर के ऊपर से ट्रांजिट कर रहा है, मार्स के घर को इन्फ्लुएंस कर रहा है। इसका मतलब यह है कि एरीज साइन 7th हाउस है, इसका मतलब है कि कोई ना कोई ऐसी चीज है जो उसके स्पाउस को जोड़ रही है। 7th हाउस किसका है? मैरिज का है, तो मैरिज से कनेक्शन जोड़ती है। दूसरी क्या चीज है? मार्स भी देख रहा है, प्रॉपर्टी का कारक है, उसको भी जोड़ती है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, एंसेस्टर कौन बना रहा है? सैटर्न, तो प्रॉपर्टी भी जुड़ती है। आगे देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं। आपने क्लाइंट का माइंड रीड करके बोला बॉस या तो आपकी क्वेरी शादी से संबंधित है और या फिर एंसेस्ट्रल लैंडेड प्रॉपर्टी से संबंधित है, यानी कि फ्लैट नहीं है, कोई जमीन जायदाद है आपकी, उससे संबंधित आप क्वेश्चन मेरे पास लेके आए हैं। आपको आंसर मिलेगा यस मैडम यही क्वेश्चन लेके आया हूं मैं, बताइए क्या करेंगे इसमें। मार्स किसको देख रहा है? नेटल मून को 6th हाउस में देख रहा है। क्या मतलब हुआ कि आपने लोन लिया हुआ है, उस लोन के लिए सेलिंग द लैंड इज द ओनली ऑप्शन टू रीपे द लोन और डेट दैट यू हैव टेकन। जो 6th हाउस होता है वो कर्ज का घर है, वहां पे चंद्रमा बैठा हुआ है। उस बंदे को तकलीफ क्या है? उसको ये क्वेश्चन है कि मेरी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का क्या होगा। तो आप उसको बोलेंगे कि तेरी जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, जो लैंड है, उसको तू बेच दे और उससे अपने लोन को वाइप ऑफ करने की कोशिश कर, दैट इज द ओनली ऑप्शन यू हैव विद यू। जब मैं सेलिंग ऑफ लैंड की बात कर रहा हूं तो मैंने ये क्यों कहा, वाई सेलिंग ऑफ लैंड ओनली? मेन चीजों को पकड़िए, कीवर्ड्स को पकड़िए। 5th भाव जहां पे शनि बैठा हुआ है, 5th हाउस ऑलवेज डिनोट एंड डेपिक्ट योर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल चीजों को दिखाता है। सैटर्न वहां पर एस्पेक्ट करके किसको देख रहा है? ट्रांजिट मून को देख रहा है। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, सैटर्न की डेबिलिटेटर एस्पेक्ट आ रही है, क्या दिखाएगा? वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के सेलिंग को दिखा रहा है, आपको सेल करना पड़ेगा प्रॉपर्टी को। सैटर्न जो है प्रॉपर्टी को रूल करता है, 4th हाउस को रूल कर रहा है। अब जो है जो 12th हाउस है वो क्या दिखाता है? बोलिए। 12th हाउस दिखाता है लॉस को। लॉस को। तो इसका मतलब है, और मार्स किसको दिखाता है? लैंड को, लैंडेड प्रॉपर्टी को। सैटर्न दिखा रहा है आपको 5th हाउस में बैठ के एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को। तो यानी कि अब मार्स ये कह रहा है कि लॉस ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, तो यानी कि लॉस ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होगी, और 12th हाउस लॉस है यानी कि सेल होगी। तो आप बोलेंगे कि सेल ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आपके केस में कंपलसरी हो गई, एंड दैट विल पे ऑफ योर डेट। अब जरा 7th हाउस की बात करते हैं। वो शादी का भी क्वेश्चन लेके आया था। तो जब मून आगे की तरफ ट्रेवल करेगा तो सबसे पहले मीटिंग किससे होगी उसकी? मून की मीटिंग होगी राहु से जाके, फिर जाके वो जुपिटर और मार्स से भी मिलेगा। आप क्या बोलेंगे? आप कहेंगे कि मैरिज इवेंट जरूर होगी आपकी, लेकिन कुछ महीने रुक जाइए आप, क्योंकि बिना मार्स के मैरिज तो होने वाली नहीं है। और मैरिज तभी हो पाएगी जब मंगल अपने 7th हाउस के ऊपर से ट्रांजिट करेगा। अब क्या होगा कि जब मंगल ट्रांजिट करने के लिए आगे बढ़ेगा तो सबसे पहले उसको केतु मिलेगा,
तो शादी नहीं होने देगा। फिर सैटर्न मिलेगा, शादी नहीं होने देगा। फिर क्या हाँ जी। मिलेगा? जब मून मिलेगा या हाँ। 7th हाउस में मार्स हाँ। आएगा तो शादी करा देगा। तो आप क्या बोलेंगे उसको? करीब करीब 6-7 महीने आप रुक जाइए। 6-7 महीने के बाद में आपके पास में मैरिज की इवेंट ट्रिगर हो सकती है। अब इसमें 7th हाउस में मैरिज के लिए और कोई निगेटिविटी कहीं से भी इसको नहीं खराब कर रहा है, कोई खराब नहीं कर रहा है। तो मार्स जो है अपना यहाँ पे सिग्निफिकेशन दे जाएगा। और अगर और वेट करा 9th-10th मंथ तक तो फिर राहु फिर आएगा राहु, फिर affect डिले कर देगा, फिर प्रॉब्लम आ जाएगी, ऑब्स्टिकल आ जाएगी। फिर उसके बाद में 1 साल का चक्कर और हो जाएगा, फिर रुकना पड़ जाएगा। और सर 12th हाउस में जब जाएगा मार्स नेटल पे तो फिर तब नहीं होगी मैरिज क्योंकि 12th हाउस में 12th हाउस जाएगा, सॉरी, अगर नेटल मार्स पे मार्स का ट्रांजिट होएगा तब मैरिज हाउस का। हाउस का एक्टिवेशन होना चाहिए ना भाई। हाँ हाउस जी। का एक्टिवेशन करना है ना आपको, मैरिज के लिए हाउस है। तो फिर मर्क्यूरी के साइन के अंदर जब ट्रांजिट होगा। नहीं नहीं, आपको हाउस को एक्टिवेट करना है। हाउस को कौन एक्टिवेट करेगा? हाउस मैनेजर एक्टिवेट करेगा ना। तो वो मार्स है, ठीक है। तो मार्स को लाना पड़ेगा यहाँ पे। अब देखिए एक और चीज बताते हैं। ये जो चार्ट है, ये एक फीमेल का चार्ट है, एक लेडी का। इसमें जो है जो ट्रांजिट मून था उसने जस्ट 6th हाउस में नेटल मून को ट्रांजिट में क्रॉस किया है, तभी वो 7th में आया था। और 7th हाउस मैंने किसका बताया था आपको? कौन सा बॉडी पार्ट है ये? ओवरीज इनर रिप्रोडक्टरी ऑर्गन्स। रिप्रोडक्टरी ऑर्गन्स। तो यहाँ पे फीमेल का यूट्रस इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पे आप एक और प्रेडिक्शन उसको करेंगे, बिकॉज ट्रांजिट मून ने नेटल मून के ऊपर से ट्रांजिट किया है और 6th हाउस में मून की प्रेजेंस अच्छी नहीं मानी गई है। तो यहाँ पर बैठ के वो क्या करेगा? वो यूट्रस में प्रॉब्लम दे जाएगा। मून क्या होता है? कोल्ड को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो आप उसको बोलेंगे, कहने लगे कि या तो आपको लंग्स से रिलेटेड, कोल्ड से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही होगी, साइनस ट्रबल आपको हो सकती है, या हो सकता है कि आपके यूट्रस में कोई ना कोई इश्यू हो रहा हो, आप उसके लिए मेडिकेशंस ले रही हो। और ये कंफर्म्ड इवेंट हुई है। लेडी ने कंफर्म कर दिया, यस, फॉर सम टाइम यूट्रस के लिए काफी टेस्टिंग वगैरह कराई है, देयर वाज सम प्रॉब्लम, और उस कोल्ड से भी अफेक्टेड थी वो। तो ट्रांजिट मून का 6th हाउस से ऊपर से ट्रांजिट करना और नेटल मून को टच करना प्रॉब्लम को एग्रावेट करता है। और आप क्या बोलेंगे? क्योंकि नेटल मून 6th में है और ट्रांजिट 7th में आ रखा है, तो आप बोलेंगे, कहने लगे कि ठीक है, आप ट्रीटमेंट ले रही हैं, बट स्टिल टेक केयर। अभी आपको मेडिकल एडवाइस और मेडिकेशन की अभी जरूरत पड़ेगी, एंड इट हैज टू कंटिन्यू। कब तक कंटिन्यू होगा? जब तक ट्रांजिट मून राहु को क्रॉस करके आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक मेडिकल राहत मिलते हुए नहीं दिखेगी उसकी। तो ये आपने आज एक छोटी सी हमने एक एक्सरसाइज करी। मैंने आज ट्रांजिट मून को पकड़ा। क्यों मून को पकड़ा? बिकॉज मून हमारा माइंड है, और बिना मून के हमारा बर्थ ही नहीं हो सकता। बिना मदर के, मून मदर है, बिना मदर के आपका एग्जिस्टेंस है क्या? आत्मा सरवाइव कर सकती है इस अर्थ के ऊपर विदाउट मून? नो। दूसरी बात है कि मून एक इंपॉर्टेंट प्लैनेट है जो किसी भी व्यक्ति के मन स्थिति के बारे में बताता है। तो मैंने आज आपको एक टॉपिक टच किया कि ट्रांजिट मून के बेसिस के ऊपर आप देख सकते हैं कि किसी व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, वो किस तरह के क्वेश्चंस अपने मन में लेके आया हुआ है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल्ली आपने बता दिया कि भैया आपके तो क्वेरीज इस एरिया से रिलेटेड है। क्वेरीज बता दी आपने, उनका आंसर भी दे दिया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये मैंने किया आज जो है। कल हम जो है जो कुछ बात करना चाहेंगे, कुछ टॉपिक्स मैं पकड़ूंगा। एक मैं आपको बताना चाहूंगा, वैसे मैंने बता तो दिया है, लेकिन थोड़ा सा और एग्जाम्पल्स के साथ खोलेंगे इसको। एक्सचेंज ऑफ हाउसेस के बारे में हम बात करेंगे। हम एग्जाम्पल्स भी लेंगे तो आपको बहुत जगह पे हाउस एक्सचेंज देखने को मिलेगा। उसको कैसे रीड करेंगे? जब दो प्लैनेट साइन एक्सचेंज करेंगे। हम देखेंगे कि ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स ऑन नेटल प्लैनेट्स, ट्रांजिट स्टेटस चेक करते हैं नेटल प्लैनेट्स के ऊपर। इसके ऊपर भी हम टच बेस करेंगे। उसके बाद में मैं कुछ चीजें छूऊंगा, बहुत डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि हम जब एग्जाम्पल देंगे तब तो वो हम सब बताएंगे। लेकिन जब मेलेफिक प्लेस्ड हो नेक्स्ट टू ए बेनिफिक प्लैनेट तो क्या होता? प्रीवियस हाउसेस में बेनिफिक प्लैनेट बैठे हुए हैं, आगे फोर्थ कमिंग हाउसेस में मेलेफिक बैठे हुए हैं, तो व्हाट कुड हैपन, गुड बैड क्या होगा, वो सब की बात करेंगे। और अगर बेनिफिक बैठे हुए हैं नेक्स्ट में टू ए मेलिफिक प्लैनेट तो क्या होगा? तो क्या मेलिफिक प्लैनेट की जो नेगेटिविटी है वो कम होगी, या बेनिफिक प्लैनेट की पॉजिटिविटी रिड्यूस हो जाएगी? व्हाट विल हैपन?
और अगर दो साइंस के बीच में, यानी कि दो प्लैनेट के बीच में अगर एम्प्टी साइन आ रहा है, तब क्या होगा? और जब नेटल प्लैनेट ट्रांजिट मून के साथ में कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं, तो क्या हो सकता है? ये 5-6 चीजें मेरे दिमाग में आई। मैंने बोला कि इससे पहले कि मैं आपको चार्ट्स की रीडिंग करनी बताऊं और चार्ट्स को ले लूं और आपको रीड करने लग जाऊं, तो वन वे स्टोरी चलती रहेगी। तो मैंने सोचा कि आपको ये 5-6 चीजें और डिटेल में और एक्सप्लेन करते हैं इसको, तो ये आपको हेल्प यस करेंगे। उसके बाद फिर हम चार्ट्स लेकर चलेंगे। तो इन 5-6 चीजों में कुछ चीजें मैं कल कवर करूंगा, कुछ उसके नेक्स्ट सेशन में करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद में ना फिर बेसिक्स कवर हो जाएंगे हमारे, फिर हम जो है अपनी चार्ट्स एनालिसिस शुरू करेंगे। चलो आज का सेशन फिर आज यहाँ पे पॉज करते हैं। चलो, ऑल द बेस्ट एंड हैव ए गुड नाइट। बाय बाय। थैंक यू सर, गुड नाइट।